हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा चैप्टर ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने ग्रेविटेशन के चैप्टर को समझा था, अंडरस्टैंड किया था। हमने हर टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भी डिस्कस किए एज पर द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो हमने वो टॉपिक जो है वो इस साल नहीं किया, बट आने वाले ईयर्स के अंदर वो टॉपिक दोबारा ऐड हो जाएगा। दैट वाज थ्रस्ट। तो थ्रस्ट एंड प्रेशर एक ऐसा टॉपिक है जो बेटा अभी तक फिलहाल इस चैप्टर में डिलीट हुआ है कुछ एक दो सालों के लिए, और बाकी वो अदरवाइज सेकंड टर्म में ऐड ऑन हो जाएगा। ये सारा सर पार्ट आपकी जो है वॉइस बेटा वो ब्रेक हो रही हमारे है। कोर्स में नहीं है। ओके बेटा चेक चेक, अब ठीक है हमारी वॉइस? सर वॉइस ठीक ही आ रही है। हाँ सर जी, क्लियर है वॉइस। चलिए वेरी नाइस। ठीक है, तो ये सब बेटा कोर्स का पार्ट नहीं है। और अब हमको बेटा आगे के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के हमें डिस्कस करने हैं, जो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो आई विल गिव यू इनफ टाइम टू कॉपी। तो आप पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद आपको मैं टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए, तब आप उसको कॉपी कीजिएगा। जो डाउट वगैरह होगा वो भी मैं आपका जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? तो बेटा क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्या कहता है बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसके अकॉर्डिंग फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है? जी m1 इंटू m2 अपॉन r का स्क्वायर। अब वो कहता है अगर डिस्टेंस जो है वो हाफ हो गया है, दैट इज डिस्टेंस जो है बेटा वो कितना हो गया है? हाफ। तो अगर मैं इसको यहां पे प्लेस कर देता हूं तो बेटा मैं यहां से ये भी बता सकता हूं कि फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। इस वैल्यू को मैं यहां पे भी प्लेस कर सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। तो बेटा अगर मैं यहां पे प्लेस करता हूं तो अगर डिस्टेंस हमारा हाफ हो गया है तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? r/2 इसका स्क्वायर। तो बेटा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² अपॉन 4। तो बेटा 4 ऊपर चला जाएगा, तो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 4 टाइम्स ऑफ r²। तो बेटा जो नया फोर्स है बेटा वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स। तो लेट सपोज हम इसको F डैश मान लेते हैं। F डैश का मतलब हो गया न्यू फोर्स। तो बेटा जो नया फोर्स है, और बेटा यहाँ पे F क्या हो गया? ओल्ड फोर्स। तो अगर आप डिस्टेंस बेटा हाफ कर देते हो दो बॉडीज के बीच में, तो जो नया फोर्स है वो बेटा पुराने फोर्स के 4 टाइम्स गुना बेटा क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा, अगर दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स बेटा क्या करता है? डिक्रीज करता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस क्वेश्चन बेटा। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं या किसी ने कुछ पूछना है इसके अंदर? चलो फाइन। तो बेटा ये हो गया फोर्स इज इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, एंड ऑब्जेक्ट एक्ट करता है ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस। बिल्कुल सही कहा। व्हाई देन अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइटर ऑब्जेक्ट? कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स सबके बीच में जो है वो एक्ट करता है, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे क्यों मूव करता है या गिरता है एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट? तो बेटा आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ फोर्स एक्टिंग on both
objects is same, but due to change in masses और ड्यू टू डिफरेंस इन मास, है ना, तो सही शब्द क्या रहेगा, ड्यू टू डिफरेंस इन मासेस। दोनों में फोर्स तो सेम एक्ट कर रहा है, पर ड्यू टू डिफरेंस इन मासेस acceleration produced in both will be different। इसका मतलब क्या हो गया, अब आप बेटा इसी फॉर्मूले से देख लीजिए कि एक्सेलरेशन जो है बेटा इट इज फोर्स अपॉन मास, दैट इज एक्सेलरेशन ज्यादा होगी इफ मास जो है बेटा वो क्या होगा, कम होगा। देयरफॉर हम बेटा यहां पे ऐड कर सकते हैं heavy object moves slowly than lighter object। इसलिए हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली मूव करेगा एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, हम दोबारा समझते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बेटा क्या है, सेम, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहे हैं फिर भी हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो मूव करता है और लाइटर ऑब्जेक्ट जो है वो फास्ट मूव करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा एक्सीलरेशन जो होती है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मूव कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है या स्लो मूव करते हैं एज कंपेयर टू फास्ट, एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स जो बेटा कैसे मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। तो आप इन आंसर्स को कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, मैं ये सब हटा रहा हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है बिटवीन अर्थ एंड 1 kg मास। तो बेटा कैपिटल एम ई अर्थ का मास हो गया, जो बेटा उन्होंने कितना दे रखा है, 6 इंटू 10⁻⁻24 kg। मास ऑफ बॉडी बेटा कितना दे रखा है, 1 kg। और अर्थ का उन्होंने रेडियस दे रखा है r, जो कितना है सर बेटा, हाँ जी, सर रेडियस हर क्वेश्चन में दे रखा होता है ना? हाँ जी बेटा, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। रेडियस या डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखा होगा। मास ऑफ कोई भी प्लैनेट अगर आएगा तो वो भी आपको हमेशा दे रखा होगा। और बेटा इसमें g की वैल्यू जो है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ले लेते हैं। तो बेटा फोर्स क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा जी की वैल्यू कितनी हो गई, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻24 इंटू दूसरा मास कितना है 1 kg डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा बेटा 6.4 इंटू 10⁻6 का बेटा क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। अब 12 ये आ जाएगा, 6.67 ये कैंसिल हो गया, ये बेटा कितना आ जाएगा, 12 आ गया।
और आप इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 6.4 डिवाइडेड बाय 6.4, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.8 न्यूटन आ जाएगा। तो अर्थ 1 केजी मास के ऊपर इतना फोर्स जो है बेटा क्या करता है, अप्लाई करता है। देन बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। कहता है अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही कहा, ऐसा होता है, यस। क्या डज अर्थ अट्रैक्ट मून ऑल्सो by force that is greater, smaller or same as the force with which moon attracts the earth? बेटा अगर आपको याद हो, according to Newton's third law of motion, है ना, तो हमने क्या पढ़ा था, both earth and moon attract each other with equal and ऑपोजिट फोर्स। तो अर्थ जितना फोर्स के साथ मून को अट्रैक्ट करता है बेटा, मून भी उतने ही फोर्स के साथ अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और ये दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं और ये इक्वल होते हैं। किसके हिसाब से? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, है ना। सिंस, Excuse me, sir. एक मिनट बेटा, मास ऑफ मून is less than mass of earth, hence we see moon revolving around earth। अब बेटा दोनों का फोर्स बेशक बराबर है, लेकिन बेटा वही बात आ गई, मून का मास अर्थ से काफी छोटा होता है, इसीलिए मून के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, मोशन प्रोड्यूस जो है बेटा वो थोड़ा ज्यादा है। इस वजह से हम ये देखते हैं कि मून अर्थ के आगे पीछे रोटेट करता है, ना कि अर्थ मून के आगे पीछे रोटेट करता है। हाँ जी बेटा, आपका क्या डाउट है? सर जो मून होता है सर अर्थ से दूर जाता है सर, ये मिथ है या फिर ट्रुथ है? अर्थ से क्या हो जाता है सर दूर दूर जा रहा है थोड़ा थोड़ा। बेटा? ये डिपेंड करता है विद रिस्पेक्ट टू फोर्सेस एंड ऑल। बेटा ये डिस्टेंस जो है जितना भी मेजर किया जाता है ओवर द इयर्स, बेटा ये डिस्टेंस जो मेजर होता है वो ना के बराबर होता है, बट इट इज समहाउ ट्रू, क्योंकि बाकी जो हेवनली बॉडीज है वो भी मून को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है टूवर्ड्स देमसेल्व्स, बट ओवर द 1000 इयर्स जो डिस्टेंस मून थोड़ा सा दूर जाता है अर्थ से, वो नेग्लेजिबल है, ना के बराबर है। वैसे यही बोला जाए भाई, भगवान ना करे मून किसी रीजन की वजह से अर्थ के पास आ जाए तो भी बहुत खतरा है, और मून अगर अर्थ से दूर चला जाता है तो भी बहुत खतरा है हमको। तो दोनों केसेस में हमको अर्थ को खतरा है। वो उसका रीजन क्या है वो हम अभी इतनी इस छोटी सी एज में डिस्कस नहीं कर सकते, बट यस डिस्टेंस मूवमेंट जो है वो बेटा नेग्लेजिबल है, ना के बराबर है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम। यस सर। तो हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। कहते हैं अगर मून अट्रैक्ट करता है अर्थ को तो व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? बेटा वही बात आ गई, है ना, बोथ अर्थ एंड मून
attract each other with equal and opposite force, but since mass of moon is smaller than mass of earth, hence we see moon moving around अर्थ। क्योंकि बेटा मास मून का छोटा है या कम है अर्थ से, इसीलिए बेटा मोशन प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड मून में बेटा क्या होती है, ज्यादा होती है। इस वजह से बेटा मून जो होता है वो अर्थ के आगे पीछे घूमता है। तो ये हो गए आंसर नंबर 4, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कहते हैं व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स अगर मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल। तो बेटा जरा देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि मास जो है बेटा हमने एक डबल कर दिया, तो बेटा जो नया फोर्स है बेटा वो कितना हो जाएगा, G ट्वाइस ऑफ m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा 2 कॉमन आ गया, फोर्स क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो नया फोर्स है बेटा वो ट्वाइस ऑफ पुराना फोर्स हो जाएगा। अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट का मास क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल। तो बेटा डिस्टेंस को अब आपने डबल कर दिया, तो नया फोर्स जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप डिस्टेंस को अगर डबल कर देते हो तो G m1 m2 अपॉन 2D बेटा इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो बेटा नया फोर्स जो है वो बेटा क्या बन जाएगा, 1/4 G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब है वो आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स। तो डिस्टेंस डबल करने से बेटा नया फोर्स 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रिपल करने से बिल्कुल वही सेम तरीका। सिमिलरली बेटा नया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। आपने बेटा इसको ट्रिपल कर दिया तो आप इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 9 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका मतलब है बेटा नया फोर्स जो है वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा पुराने फोर्स के। ये हो गया सेकंड पार्ट में इसका आंसर। थर्ड पार्ट कहता है मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज डबल। तो बेटा थर्ड पार्ट हम यहां पे कर रहे हैं। अब आपको पता है कि फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। अगर आप नया फोर्स निकालते हैं जिसमें आप मास को भी डबल कर रहे हैं, दूसरे मास को भी डबल कर रहे हैं, तो नया फोर्स जो है वो 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। तो बेटा नया फोर्स जो है वो क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स। तो हमने देखो तीनों पार्ट के आंसर्स जो है वो आपको बता दिए। कर लो कॉपी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7।
क्या कहता है? कहते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बेटा हमने इसको नोट्स में लिखा है ना। इसी की वजह से इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। इसी की वजह से एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज हेल्ड इंटैक्ट, है ना। इसी की वजह से, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ की वजह से सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, ठीक है। इसी की वजह से रेनफॉल एंड स्नोफॉल हैपेंस। तो यही लॉ इतना इंपॉर्टेंट है कि कितने सारे फैक्टर्स, कितनी सारी चीजें जो है वो इसी लॉ की वजह से होते हैं। देन कहता है 8th क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉल बॉडी। तो बेटा वो कितनी होती है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी बॉडी जो फ्रीली फॉल करती है उसकी एक्सेलरेशन जो है बेटा वो कितनी होती है? 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। 9th क्वेश्चन कहता है व्हाट डू वी कॉल ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। तो बेटा उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या कॉल करते हैं? वी कॉल इट एज अर्थ ग्रेविटी। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अर्थ की ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। देन बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इट्स अ नाइस क्वेश्चन। कहता है अमित बाइज few grams of gold at poles as per the instructions of one of his friends। तो उसने अर्थ के पोल पर कुछ गोल्ड जो है वो खरीदा। कहता है he hands over the same when he meets him at equator। तो वो उसको वही गोल्ड बेटा इक्वेटर पे, पोल पे खरीदता है और इक्वेटर पे उसको वापस कर देता है। Will the friend agree with the weight of the gold bought? If no, not, then why? And what is the reason behind? तो बड़ी कमाल की बात आ रही है बेटा कि कोई सामान आपने इक्वेटर पे खरीदा, उसका वेट डिफरेंट आता है एज कंपेयर टू आपने कोई सामान बेटा कहां पे खरीदा? पोल्स पे खरीदा। हमने बेटा पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज more at poles than at equator। याद रखना बेटा, इसका मतलब क्या हो गया कि बेटा ग्रेविटी की वैल्यू पोल पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा कहां पे? इक्वेटर पे। देयरफॉर वेट ऑफ गोल्ड एट इक्वेटर, यहां हम पहले पोल लिखते हैं, therefore weight of gold at poles will be greater than at equator। तो बेटा therefore weight gold का पोल पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेट गोल्ड का बेटा कहां पे? इक्वेटर पे। तो आंसर इज नो, ठीक है। तो
क्या उसका दोस्त उसके स्टेटमेंट से वेट के अग्री करेगा? तो आंसर इज नहीं अग्री करेगा। वो जब तक गोल्ड को पोल से लेके इक्वेटर पे आएगा तो वो देखेगा कि उसका वेट गोल्ड का कम हो गया है, वो अपने दोस्त के ऊपर शक करेगा। लेकिन बेटा उसका दोस्त सही है, एक्चुअली में ग्रेविटी बदल रही है बेटा अर्थ के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटी बदलने से गोल्ड का वेट बदल रहा है। इस वजह से उसका फ्रेंड अमित से अग्री नहीं करेगा। तो ये रीजन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। कहते हैं व्हाई विल अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन द वन दैट इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। है ना, आप एक पेपर को, प्लेन पेपर को किसी हाइट से गिराओ और उसी प्लेन पेपर की आप बॉल बनाकर उसको नीचे गिराओ, तो कौन स्लो गिरेगा? तो बेटा वो कह रहे हैं शीट ऑफ पेपर। sheet of paper will fall slower because it experiences greater air resistance। हवा उसको गिरने से रोकेगी। due to its more surface area। तो शीट ऑफ पेपर धीरे धीरे गिरेगा क्योंकि वो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा। वो इस वजह से क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है बेटा ज्यादा होता है एज दैट ऑफ पेपर विच इज क्रम्पल्ड इनटू अ बॉल। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। मतलब ग्रेविटी जो मून के ऊपर है वो 1/6 है ग्रेविटी जो अर्थ के ऊपर है। कहते हैं व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg मास ऑन मून एंड ऑन अर्थ। तो बेटा आपको एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है बेटा 10 kg, आपको वेट निकालना है अर्थ पे। अगर वेट निकालना है अर्थ पे तो बेटा मास इंटू जी ऑफ अर्थ। ये बेटा कितना हो गया 10, अर्थ की जी की वैल्यू बेटा कितनी होती है 9.8, तो बेटा ये कितना आ गया 98 न्यूटन। और अब आपको उसका वेट निकालना है मून पे, तो बेटा सिंपली है, आप उसका वेट निकाल लीजिए, अर्थ पे जितना है उसका 1/6 कर दीजिए। तो 1/6 ऑफ 98 आप करेंगे तो बेटा 98 का 1/6 अगर आप करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 16.3 न्यूटन आ जाता है। तो अर्थ पे देखो आप कितना, जो इंसान अर्थ पे कितना हैवी वे करेगा बेटा मून पे देखो कितना हल्का वे करेगा, क्योंकि उसका मास ही 1/6 हो जाएगा बेटा। कितनी बढ़िया चीज है। देन हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर्स पर सेकेंड। अगर थ्रो की गई है नीचे से ऊपर तो बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी 49 मीटर्स पर सेकेंड, और g की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और हाईएस्ट हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या हो जाती है 0। कहते हैं पहला मैक्सिमम हाइट निकालो जहां तक वो जाएगी। तो बेटा पहला पॉइंट आपको हाइट निकालनी है, तो बेटा हाइट कैसे निकालेंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ
इसमें हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, तो हम ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकते, तो हम नई इक्वेशन लगाते हैं। वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो बेटा h कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब बेटा v स्क्वायर तो बेटा 0 हो गया, माइनस u कितना हो गया 49 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू बेटा 9.8। और बेटा 9.8 भी हमारा नेगेटिव में होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है, और बॉल जो है बेटा वो ऊपर जा रही है। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गया इसके अंदर, नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, मैंने डेसिमल हटाया, ऊपर मैंने लिख दिया 10, तो ये आ गया 1 जा, ये आ गया 2 जा, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, ये आ जाएगा 5 जा, और इसको भी अगर हम कैंसिल करते हैं तो ये आ जाएगा 2.5। तो बेटा हाइट कितनी आ जाएगी, 49 इंटू 2.5 मीटर, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी हाइट की, जो अगर मेरे हिसाब से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 122.5 मीटर आ जाएगी। दूसरा वो कह रहे हैं कि टोटल टाइम निकालना है इसी क्वेश्चन में, तो बेटा 13 का सेकंड पार्ट हम यहां कर रहे हैं। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या लगा लीजिए, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन जी। तो टाइम क्या हो जाएगा, v कितना हो गया बेटा 0, और ये कितना हो गया 49, g की वैल्यू बेटा कितनी होगी -9.8, ये कैंसिल हो गया, ऊपर बेटा कितना आ जाएगा 10, ये 1 जा, ये कितना आ जाएगा 2 जा, तो बेटा टाइम हमारा कितना आ गया 5 सेकेंड्स। तो ये हमारे 13 का आंसर आ गया, आप कर सकते हैं कॉपी। लेट्स मूव अहेड बेटा, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। तो बेटा अगर रिलीज किया गया है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, हाइट हमें दे रखी है 19.6 मीटर, और g की वैल्यू जो हम लेंगे बेटा वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे गिर रहा है। कहते हैं कैलकुलेट इसकी फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड या टचेस द ग्राउंड। तो आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो बेटा वी स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 0, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6 आ गया। तो बेटा v स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, मैंने 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 19.6 इंटू 19.6 आ गया। तो अगर मैं अंडर रूट ले लूंगा तो v कितना आ जाएगा 19.6 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा फाइनल वेलोसिटी के साथ। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं इस क्वेश्चन को भी हटा देता हूं। अब हम बात करते हैं 15th क्वेश्चन की। 15th क्वेश्चन क्या कहता है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड। इस बार उसको इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर्स पर सेकेंड के साथ थ्रो किया गया है और वो ऊपर जा रहा है, तो g की वैल्यू हम 10 मीटर्स पर सेकेंड लेंगे जो उन्होंने बताया हुआ है। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, जब हमको बेटा मैक्सिमम हाइट निकालनी पड़ेगी तो वहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है बेटा वो कितनी हो जाएगी 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो बेटा हाइट निकालनी है हमको, तो बेटा हम इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh
अब बेटा हाइट निकालनी है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी। वी स्क्वायर बेटा कितना आ गया 0, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी -40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू नीचे कितना आ गया -10, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो बेटा हाइट हमारे पास कितनी आ गई 80 मीटर्स। तो इतनी हाइट स्टोन जो है वो थ्रो करने पर अटेन करेगा, दैट इज 80 मीटर्स। अब फिर वो कहते हैं व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब बेटा पहली चीज उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। सर क्यों? बिकॉज स्टोन आफ्टर फॉलिंग will reach the same initial position, है ना। और वो कहते हैं कि भाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा बेटा 80 प्लस 80, जो बेटा कितना आ गया 160 मीटर्स, है ना। 80 मीटर्स इट travels up and 80 meters it travels down। तो 80 मीटर्स ऊपर जाएगा, 80 मीटर्स नीचे आएगा। इसलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना आ गया 160 आ गया बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा ये पार्ट, है ना। तो ये हो गया बेटा 15th क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी बेटा, तो आप इसका आंसर कॉपी कर सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। 17th क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बेटा, उसको भी हम कराते हैं, उसके लिए मुझे ज्यादा जगह चाहिए होगी, तो पहले हम 18th क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन वी विल डू 17th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली। तो बेटा उसको थ्रो किया गया ऊपर, टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड्स। मतलब एक बॉल को बेटा नीचे से ऊपर थ्रो किया गया और फिर वो नीचे की तरफ बेटा आती है, तो टोटल टाइम जो है बेटा उसको कितना लगता है 6 सेकेंड। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाने में कितना टाइम लग गया बेटा 6 सेकेंड लग गया। कहता है फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप। आपको इसका मतलब है बेटा इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम हाइट इट रीचेस, आपको हाइट भी निकालनी है, एंड इसकी पोजीशन 4 सेकंड के बाद। 4 सेकंड के बाद बेटा ये क्या होगी। अब अगर टोटल टाइम बेटा 3 सेकंड है, तो बेटा टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट बेटा कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 3 सेकेंड्स। तो बेटा मेरे पास टाइम अब हो गया 3 सेकेंड, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मुझे निकालनी है, ऊपर थ्रो करने पे फाइनल वेलोसिटी बेटा 0 हो जाएगी, और g की वैल्यू ऊपर जाते हुए हम बेटा क्या ले रहे हैं, नेगेटिव में ले लेते हैं, तो वो हमारे पास कितना आ जाता है 9.8 ले लेते हैं मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने दे नहीं रखा तो हम 9.8 ही ले लेते हैं। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, टाइम दे रखा है, तो v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। तो 0 इज इक्वल टू u प्लस g की वैल्यू बेटा कितनी होगी 9.8 इंटू बेटा कितना हो गया 3, तो बेटा u कितना आ जाएगा
प्लस 9.8 इंटू 3, तो आप 9.8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 29.4 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो हो गया बेटा पहला पार्ट, ए पार्ट। अब हम बात करते हैं बेटा बी पार्ट की। कहते हैं मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। तो बेटा हाइट निकालने के लिए मैक्सिमम, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 29.4 इंटू 3 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू कितनी है बेटा, -9.8, क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, और टाइम कितना हो गया 3 का स्क्वायर। तो बेटा h कितना आ जाएगा 29.4 इंटू 3, तो 4 3 जा, ये कितना आ जाएगा 12। तो 29.4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12, 27, 28 एंड 2, 3 2 जा 6 एंड 8। तो बेटा ये आ गया 88.2। ठीक है, अब हम इसको कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 4.9। तो बेटा ये आ गया 4.9 इंटू 9, तो 9 9 जा 81, और 9 4 जा कितना आ गया 36, 36 प्लस 8 कितना आ गया 44.1। तो बेटा ये आ गया -44.1। तो बेटा टोटल हाइट हमारे पास कितनी आ गई 44.1 मीटर। तो इतनी मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करेगा, और ये इनकी क्या होगी बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और बेटा थर्ड पार्ट जो है इसका काफी अच्छा है क्वेश्चन का, जो कहता है कि इसकी पोजीशन क्या होगी 4 सेकंड के बाद। अब बेटा इतना तो मुझे पता लग गया कि 3 सेकंड में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा। बेटा डायग्राम देख लो, 3 सेकंड में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, है ना। तो है ना, टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट बेटा कितना हो गया 3 सेकंड। अब 3 सेकंड के बाद बचा 1 सेकंड। अब ऊपर आते समय ये हो गया बेटा सी पार्ट, यहां से यहां तक आते आते बेटा इसको लग गए कितना टाइम 3 सेकंड। अब नीचे से यहां तक आते आते बेटा ये टाइम लग जाएगा 1 सेकंड। अब 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा मुझे ये निकालना है। तो यहां पर इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो जाएगी 0, जी की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी पॉजिटिव 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, और बेटा टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड। तो मैं निकालूंगा हाइट यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना आ गया 0, टाइम कितना है 1, प्लस हाफ इंटू ये कितना आ गया 9.8 इंटू बेटा टाइम कितना आ गया 1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस ये कितना आ गया बेटा 4.9। तो बेटा हाइट कितनी होगी 4.9 मीटर। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हाइट क्या है, वो ग्राउंड से, मेरी बात सुनो बेटा, ग्राउंड से कितना ऊपर होगा ये निकालने के लिए मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। हाइट अबव ग्राउंड, हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम ग्राउंड बेटा कितना हो जाएगा 44.1 माइनस 4.9। अगर आप 44.1 में से 4.9 माइनस करते हो तो ये हमारे पास वैल्यू जो है कितना आता है 39.2 मीटर। तो वो ग्राउंड से इतना ऊपर है या फिर टॉप पोजीशन से 4.9 मीटर नीचे आ गया। आप इधर वेज इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। उसने बोला है कि उसकी पोजीशन 4 सेकेंड्स के बाद कहां पर होगी।
4 सेकंड्स में आप ये कह सकते हैं कि वो ग्राउंड से 39.2 मीटर ऊपर है या फिर वो टॉप पोजीशन से 4.9 मीटर नीचे है। आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। तो बेटा लेट अस सी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। तो सर जी बेटा। सर हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी नहीं किया शायद। अच्छा अभी हम कर देते हैं बेटा। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 16 देन फर्स्ट। कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड द सन गिवन द मास ऑफ द अर्थ। तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। मास ऑफ सन बेटा कितना दे रखा है, 2 × 10⁻30 kg। मास ऑफ अर्थ बेटा कितना दे रखा है, 6 × 10⁻24 kg। एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, G m1 मास ऑफ सन इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। G की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ सन कितना है, 2 × 10⁻30 kg। और मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 kg डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 1.5 × 10⁻11। इसका आप क्या कर देंगे, स्क्वायर। ये आ गई बेटा फोर्स की वैल्यू। तो जरा मैं नंबर्स को इजी कर देता हूँ। 6.67 × 12 है ना, और 30 और 24 बेटा कितना हो गया, 54। ठीक है, 54 में से माइनस चला गया बेटा कितना, 11, तो कितना बचेगा, 43 डिवाइडेड बाय 1.5 × 1.5 × 10⁻22। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6.67 × 12 अपॉन ये आ जाएगा 2.25 × 10⁻, अगर ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 21। तो सॉल्व करके आपके पास एक आंसर आ जाएगा, वो इतना न्यूटन आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। मेरे पास कैलकुलेशन में ये आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 35.7 × 10⁻21 न्यूटन। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3.75 × 10⁻22। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है अर्थ और सन के बीच में। तो लेट अस सी हमारा लास्ट क्वेश्चन जो बेटा बचता है इसके अंदर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। कहता है अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। तो बेटा ये देखो, ये एक टावर है, इसकी हाइट बेटा कितनी है, 100 मीटर है। एक स्टोन इज अलाउड टू फॉल, तो बेटा अगर इट इज अलाउड टू फॉल तो बेटा स्टोन के लिए 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। और जी की वैल्यू जो है बेटा वो पॉजिटिव में आ जाएगी, कितनी, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। And at the same time, another stone is projected vertically upwards from the ground with initial velocity 25. तो जो बेटा stone 2 है उसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूं। तो बेटा इसको हमने नीचे से ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी है, 25 मीटर। तो बेटा इसके लिए जी की वैल्यू -9.8 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी, पर सेकेंड स्क्वायर। और यहां पे भी पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा बेटा इसके लिए। कहता है कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर
the two stones will meet. तो बेटा मान लेते हैं the stones meet at पोजीशन x. ये है बेटा x, वो यहां पे मीट करते हैं. तो रेड स्टोन ऊपर से नीचे गिरता है और यहां से वो इधर आता है बेटा, है ना. तो दे मीट एट पोजीशन कौन सा बेटा, x. ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखते हैं. x नहीं देते, इसको हम क्या लिखते हैं, एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं. x तो हमें जरूरत पड़ेगी अननोन क्वांटिटी को लेने के लिए. तो let the two stones meet at point A. ये हो गया A और इसको हमने क्या मान लिया, x. तो the distance covered by stone 1 कितना हो जाएगा बेटा x, and the distance covered by stone 2 बेटा कितना हो जाएगा 100 minus x. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, स्टोन 1 के लिए. बेटा स्टोन 1 डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, x. बेटा उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई, 0 मीटर्स पर सेकेंड. उसके लिए g की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो लेट अस फाइंड कितने टाइम के बाद वो मिलेंगे. तो बेटा ये आ जाएगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. तो बेटा कितने डिस्टेंस पे मिल रहे हैं वो, x डिस्टेंस पे मिल रहे हैं. इनिशियल वेलोसिटी बेटा उसकी क्या हो गई, 0. टाइम तो हमें निकालना है, तो बेटा ये कितना हो गया, हाफ. g की वैल्यू बेटा कितनी होगी, -9.8. अच्छा ये नीचे गिर रहा है तो +9.8 हो गया. और बेटा ये कितना हो गया, टी स्क्वायर. तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 4.9 टी स्क्वायर. ये होगी हमारी इक्वेशन 1 पहले स्टोन के लिए. अब हम बात करते हैं बेटा स्टोन 2 का क्या हाल है. अब देखो बेटा स्टोन 2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है. g की वैल्यू -9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर आ गया. डिस्टेंस उसने बेटा कितना कवर किया है, 100 माइनस x. तो बेटा हम इसके लिए भी टाइम निकालते हैं. तो बेटा ये क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. ये कितना आ गया बेटा, 100 माइनस x. इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 25t प्लस ये कितना हो गया, हाफ इंटू जी की वैल्यू बेटा कितनी होगी, -9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर. तो 100 माइनस x इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, 25t माइनस 4.9 कितना आ गया बेटा, टी स्क्वायर. अब बेटा जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे 4.9 टी स्क्वायर. इस वैल्यू को मैं यहां पे प्लेस कर देता हूं. देयरफॉर बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25t माइनस 4.9 टी स्क्वायर. ये दोनों तरफ कैंसल हो गया बेटा. तो 100 इज इक्वल टू 25t. देयरफॉर कितनी देर के बाद ये दोनों स्टोन मिलेंगे, आफ्टर 4 सेकेंड्स.
ये हो गया एक पार्ट का आंसर। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कितने डिस्टेंस पे मिलेंगे। अब सिंस x इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वायर, तो बेटा t की वैल्यू यहां प्लेस कर देते हैं। 4.9 इंटू 4 का स्क्वायर, तो बेटा x कितना आ गया 4.9 इंटू 16। तो बेटा x की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व करके कितना आ जाएगा 4.9 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 16 4 जा 64, तो 64 4.9, तो ये आ जाएगा बेटा 78.4 मीटर। इतने डिस्टेंस पे ये दोनों स्टोन्स जो है वो आपस में मिलेंगे। तो इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बट इट्स अ लिटिल बिगर क्वेश्चन। बट ये आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें हमारे एक्सरसाइज के ये भी 4 क्वेश्चन जो है वो बचते हैं 19, 20, 21 एंड 22। बट ये क्वेश्चन जो है वो थ्रस्ट एंड प्रेशर को बिलोंग करते हैं, जो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है इस साल। इसलिए हमारे पास एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो यही बचते हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। सर डन।